दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का अंत कैसे होगा? खैर, ये बात किसी को नहीं पता है कि हमारी दुनिया का अंत कैसे होगा, पर आज हम इसके बारे में काफी हद तक कल्पना कर सकते हैं कि 21वीं सदी में दुनिया को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 4 टेक्नोलॉजी और नेचुरल डिजास्टर के बारे में जो हमारे अर्थ का द एंड करने के लिए काफी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, न्यूक्लियर वार। दोस्तों, न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में तो हम सब ने सुना है कि ये कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं। आज दुनिया में जो सबसे खतरनाक न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसका नाम है हाइड्रोजन बॉम्ब। दोस्तों, कुछ ही दशकों पहले हम केवल एटम बॉम्ब के बारे में ही जानते थे। एटम बॉम्ब काम करने के लिए यूज करता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का। इस रिएक्शन में होता ये है कि एक यूरेनियम एटम टूट जाता है 2 स्टेबल छोटे एटम में और यहाँ पर लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है। पर अगर बात करें हाइड्रोजन बॉम्ब की, तो हाइड्रोजन बॉम्ब काम करता है फ्यूजन रिएक्शन पर। फ्यूजन यानी एक साथ जुड़ना, फ्यूज होना। दोस्तों, इस रिएक्शन में होता ये है कि 2 हाइड्रोजन एटम एक साथ कंबाइन यानी फ्यूज होकर एक हीलियम एटम का निर्माण करते हैं और इसी प्रोसेस में लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलती है। दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि वैसे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की जरूरत होती है। हाइड्रोजन बॉम्ब में न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट करने के लिए एटम बॉम्ब का ही यूज किया जाता है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन का, जहां पर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर से न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो पाती है और हाइड्रोजन बॉम्ब काम कर पाता है। हाइड्रोजन बॉम्ब एटम बॉम्ब से कई गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक एटम बॉम्ब के विस्फोट से 15 किलोटन TNT एनर्जी निकलती है, तो एक हाइड्रोजन बॉम्ब में से 250 किलोटन TNT की एनर्जी रिलीज होती है। आप इन नंबर से समझ सकते हैं कि एक हाइड्रोजन बॉम्ब कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर किसी एरिया में हाइड्रोजन बॉम्ब फटता है तो 95% मौतें तो कुछ ही सेकंड में हो जाएगी और 24 किलोमीटर तक ये काफ़ी चीज़ों को ख़त्म कर देगा। दोस्तों, ये तुरंत होने वाली मौतें हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब के फटने से लार्ज अमाउंट में डस्ट एंड स्मोक के बादल बनते हैं जो कई दिनों तक आसमान में रुक सकते हैं। ये बादल सूरज के प्रकाश को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं, जिससे टेम्परेचर काफी हद तक कम हो जाएगा। इन न्यूक्लियर वेपन्स के खतरे का अंदाजा हम रसिया एंड यूएस के बीच युद्ध की कल्पना करके लगा सकते हैं। इन दोनों देशों के पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लगभग 7000 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स। इन 7000 बॉम्ब्स से दुनिया के मैक्सिमम लोग कुछ ही मिनट्स में मारे जाएंगे और इन बॉम्ब्स में से डस्ट एंड स्मोक के बादल निकलने से 8 सालों के लिए टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इतने लो टेम्परेचर में हम फसलों को उगा नहीं पाएंगे। ये लो टेम्परेचर और भी बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट करेगा, जिसके कारण और ज़्यादा लोगों की डेथ होंगी। तो दोस्तों, हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स हमारी दुनिया के लिए कितने खतरनाक है। सेकेंड, पैंडेमिक्स। दोस्तों, जितना ज़्यादा हमारे लिए न्यूक्लियर वार खतरनाक है, उतनी ही ज़्यादा हमारे लिए पैंडेमिक्स खतरनाक है। पैंडेमिक्स यानी महामारी, यह एक ऐसी डिसीज होती है जो दुनिया में तेजी से फैलती है और उस टाइम पर इस डिसीज का कोई इलाज भी नहीं होता है, जैसे कोरोना वायरस। दोस्तों, जैसे कोरोना वायरस दुनिया में तेजी से फैल रहा है, सेम वैसे ही ये डिसीज फैलती है। जो भी पर्सन इस बीमारी से इन्फेक्ट होता है वह इस बीमारी के वायरस को किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू या किसी फूड के थ्रू या फिर किसी अदर पर्सन की कनेक्टिविटी से इस बीमारी को फैला सकता है। अगर बात की जाए इन महामारियों की हिस्ट्री के बारे में, तो पहले के कुछ दशकों में प्लेग्स के कारण दुनिया की 15% पॉपुलेशन की डेथ हुई थी। दोस्तों, ये हमारे लिए सबसे बड़ा रिस्क होता है कोई नया इन्फेक्शन फैलने का, जिस पर हमारी मैक्सिमम एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हो। ये हमारे लिए एक डर की बात है कि हिस्ट्री में स्पेनिश फ्लू के कारण लगभग 50 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। ऐसा ही कुछ हुआ था सार्स एंड इबोला वायरस के कारण। अगर हमने 2050 तक ऐसी एंटीबायोटिक को डिस्कवर नहीं किया जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया को फैलने से रोके, तो हमें काफी बड़े खतरों का सामना करना पड़ सकता है, जो हमारे लिए एक सबसे बड़ा रिस्क है। नंबर 3, एस्टेरॉयड इम्पैक्ट। दोस्तों, एस्टेरॉयड स्पेस में ऐसी रॉक्स जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। अगर आप डायनासोर्स के मरने का कारण खोजोगे तो आपको मिलेगा कि एस्टेरॉयड के कारण ही डायनासोर्स का नामो निशान अर्थ से मिट गया था। 2011 में नासा ने अनाउंस किया था कि उसके पास स्पेस में तैर रहे ऐसी 90% रॉक्स का मैप है जो 1 किलोमीटर डायमीटर से ज्यादा बड़ी है। नासा ने यह भी बताया था कि इनमें से मैक्सिमम हमारे अर्थ से कभी भी नहीं टकराएगी
पर दोस्तों उन एस्टेरॉयड का क्या जो हमारी अर्थ के काफी पास भी हो सकती हैं, जिनके बारे में हमें आज तक पता ही नहीं चला। फ्यूचर में जब कभी भी ये रॉक्स अर्थ से टकराई तो इसका रिजल्ट काफी खतरनाक हो सकता है। पर साइंटिस्ट ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में लगे हैं जो या तो इनके ऑर्बिट की डायरेक्शन चेंज कर देगी या फिर इन बिग रॉक्स को स्पेस में ही खत्म कर देगी। पर दोस्तों सोचिए, अगर हम ये सब टेक्नोलॉजी बना नहीं पाते हैं तो फ्यूचर में इन एस्टेरॉयड के हमारे अर्थ से टकराने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। अगर ऐसा होता है तो हमारी अर्थ पर जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। नंबर 4, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों 21 सेंचुरी में जो टेक्नोलॉजी सबसे पॉपुलर है और हर एक फील्ड में यूज हो रही है उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली 3 प्रकार की होती है। वीक एआई, जिसे हम नैरो एआई भी बोल सकते हैं। आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो वीक एआई ही है, जैसे गूगल असिस्टेंट, सिरी, एलेक्सा, गूगल के सर्च एल्गोरिथम में, यूट्यूब के एल्गोरिथम में, हमारे स्मार्टफोन में जितने भी एआई बेस्ड एप्लीकेशन हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार, सोफिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो भी हम आज की दुनिया में एआई के बारे में सुनते हैं वो सब वीक एआई बेस्ड सिस्टम है जो प्रोग्राम किए गए कुछ टास्क को परफॉर्म कर सकती है। वीक एआई में हम ऐसे एल्गोरिथम भी फिट कर सकते हैं जिनके बेस्ड पर ये अपने आप सीख सकती है और अपने आप गलतियों को सुधार सकती है। पर दोस्तों जब हम सुनते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें खतरा है और ये पूरी मानव जाति को खत्म कर देगी, भले ही ये बात आपको मजाक लगती हो, पर अगर हम चीज़ों को समझें और इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को जानें तो तब हमें पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच में हमारे लिए फ्यूचर में एक खतरा बन सकती है। इस प्रकार की एआई को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो एआई का सेकंड पार्ट है। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है उसको बोला जाता है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आज की दुनिया में एक हाइपोथेटिकल चीज है, यानी इसकी अभी हम कल्पना ही कर सकते हैं। जो चीज़ें हम इंसान कर सकते हैं, जैसे चीज़ों को महसूस करना, हमारे इमोशन, चीज़ों को समझना और उन पर एक्शन लेना, किसी चीज़ की कल्पना करना, ये सब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कर सकती है। यानी हम यह कह सकते हैं कि ये हम इंसानों की बराबर की होगी। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस और भी एडवांस होगी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस से। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस ऐसे बहुत सारे कामों को कर सकेगी जो हम इंसान नहीं कर सकते हैं। ये ह्यूमन ब्रेन से कई गुना ज़्यादा स्मार्टर होगी। तो अगर कोई चीज़ इस दुनिया में हम इंसानों के दिमाग से ज़्यादा समझदार हैं तो दोस्तों ये एक जाहिर ही बात है, हमें उससे खतरा होगा, क्योंकि वो अपने डिसीजन से हम इंसानों को ख़त्म भी कर सकती है। पर अभी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस का एल्गोरिथम हमारे पास नहीं है। पर जब भी किसी ने ये चीज़ पॉसिबल कर दी तो हमारे लिए खतरे काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, हमें सपोर्ट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।